तो हमारा कल ये कोड था जो अभी आपको दिख रहा है। हमने दो फाइलें देखी थी यहाँ पर, main.js और index.js। ये दो फाइल हमने बनाई थी यहाँ पर, और दोनों फाइलों को रन करना मैंने आपको बता दिया था कि कैसे रन करना है। और कल कुछ स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ रही थी कि एन उनके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो देखो मैं बता देता हूँ ऑफिशियली, एन जो पैकेज की बात कर रहा हूँ, कल जिस पैकेज के बारे में मैंने आपको बताया था जिससे हम अपना वर्जन वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो रहा था एन। तो मैं आपको बता दूं कि एन जो पैकेज है अभी ऑफिशियली वो कुछ शेल स्क्रिप्ट के लिए ही बना हुआ है। विंडोज के लिए अभी ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो काम करता है, और वो उन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा लाइनक्स के तरह है, ठीक है। तो बेसिकली वो सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम नहीं करता है। तो मे भी हो सकता है आपके सिस्टम में वो काम करे या ना करे। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन है उसका, मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपके सिस्टम में कोई सा भी नोड.जेएस इंस्टॉल हो गया हो, करंट या फिर स्टेबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोड मैं अभी लिखूंगा वो सभी के सिस्टम में चलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बेसिक चीजें लिख रहा हूँ। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो अभी के लिए स्टेबल वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम। तो ये हमने कोड लिखा था, ये दो फाइलें हमने बना ली थी, और कल एक चीज इंस्टॉल की थी, नोटबोन, ठीक है। और हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो कल तो मैंने फटाफट से क्रिएट कर दिया था। आज मैं आपको कोड बता देता हूँ बेसिकली कि हमने जो इंस्टॉल किया तो हुआ क्या। देखो सबसे पहले तो सिंपली हम किसी फोल्डर के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करना है तो हम उसको नोड की हेल्प से रन करते हैं। अब एक्चुअली में नोड क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मुझे हेल्प लेनी होगी मेरे ब्राउजर की, तो मैं अपने क्रोम का ब्राउजर खोल लेता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। वेट अ मोमेंट गाइस। ठीक है, तो मैं अपने ब्राउजर पर आ गया हूँ। अभी देखो नोड.जेएस है क्या और वर्क कैसे करता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जिनको पता है वो भी थोड़ी देर के लिए देख ले, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों को नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक्स है वो। तो देखो यहाँ पर हमारा ब्राउजर है ये। अब देखो इस ब्राउजर पर जाके, हमारे क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाके, क्रोम ब्राउजर पे ही जाना अभी आप, फायरफॉक्स या फिर किसी दूसरे ब्राउजर पे मत जाना। तो हम इस ब्राउजर पे हैं अपने, और हमें क्या करना है यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट और आई आपको प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और आई आप प्रेस करोगे, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। इसी पेज पे आपको राइट क्लिक कर लेना है। इसी पेज पे आप राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट का, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट आई करके भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का कुछ व्यू आपको खुल दिखेगा, ठीक है। इस तरह का व्यू आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट, ऊपर देखो टैब आएगी, कुछ एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो हमें बेसिकली जाना कहाँ है, कंसोल पर, ठीक है। तो हम कंसोल पर आ गए हैं। तो मैं आपको कंपेयर करवा देता हूँ कुछ चीजें। ये है हमारी नोड की शेल। हम नोड की शेल को कैसे खोलते हैं, हमने टर्मिनल अपना खोला, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोड और एंटर करेंगे। तो हम नोड की शेल के अंदर आ चुके हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी आप बोल पा रहे हो इसे, ठीक है। ये जो साइन है, ऐसा ही साइन हमारा कुछ यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसे भी मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा ही साइन यहाँ पे बना हुआ है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउजर में कंपाइल होती है। बेसिकली जब पहले जावास्क्रिप्ट आई थी तो वो ओनली ब्राउजर के अंदर ही कंपाइल होती थी। बाद में नोड.जेएस आया ताकि हम उस जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को हमारे सिस्टम के अंदर भी कंपाइल कर पाए, ठीक है। तो अभी हमारा ब्राउजर है, इसके अंदर अगर हम कंसोल लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर देते हैं हेलो, ठीक है, और एंटर करते हैं, तो इसका हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभी अनडिफाइंड क्यों आया ये मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले आप इतना देखो कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। सेम यही कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे अपने इस वाली शेल पे टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो हेलो प्रिंट होगा, और वही अनडिफाइंड प्रिंट होगा। तो एक्चुअली में क्या है, नोड.जेएस है क्या हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनना। हमारे क्रोम, क्योंकि जो बेसिकली आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप बिल्कुल इंटर्नशिप लेवल पे जा रहे हो तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि ये वो क्वेश्चन हो कि व्हाट इज नोड.जेएस, तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ।
तो देखो नोड.जेएस क्या है, नोड.जेएस क्रोम ब्राउजर का एक V8 इंजन होता है। देखो आप यहाँ पे सर्च करोगे नोड.जेएस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ व्हाट इज नोड.जेएस। देखो अभी यहाँ पर वो लाइन नहीं दिख रही है, शायद उन्होंने अपडेट कर दी। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है नीचे अबाउट नोड.जेएस, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। मतलब क्या है कि जब सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आई थी तो क्रोम के अंदर एक इंजन होता है V8 इंजन, जो कि जस्ट लाइक एक कंपाइलर काम करता है। तो हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट कंपाइल होती थी, पहले वो ओनली ब्राउजर पे कंपाइल हो सकती थी। अब उसी जावास्क्रिप्ट को हम अपने टर्मिनल पे या फिर अपने सिस्टम पे भी कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है कुछ नोड.जेएस के बारे में बेसिक चीजें। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास, हमने यहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बना ली है कुछ, हम शेल से भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कोड तो हम नहीं लिख पाएंगे। अगर इसमें बहुत बड़ा कोड लिखा है पूरा, तो वो हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, जस्ट ए सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा कोड होता है वो बहुत लेंथी होता है, तो पूरा तो हम शेल पे नहीं लिख पाएंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पर एक फाइल्स बनाते हैं और फाइल के अंदर हम कोड लिखते हैं। अब उस कोड को रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट के, आपको सिंपली नोड लिखना होता है और फाइल का नेम लिखना होता है, जो कि मैंने कल आपको बता दिया ऑलरेडी। अब देखो ये तो हो गया सिर्फ फाइल चलाने की बात, लेकिन अभी हमको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने से मतलब है, आप ऐसा नहीं है कि आप बैकएंड ही बना रहे हो, आप बैकएंड ही बोलोगे इसे, नहीं। नोड.जेएस के साथ हम बैकएंड भी बना सकते हैं, कुछ एपीआईज बना सकते हैं, कुछ माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम अभी अभी के लिए इसे प्रोजेक्ट ही बोलेंगे, ऐसा मत बोलना कि हम बैकएंड बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। क्योंकि बैकएंड के अलावा भी हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं यहाँ पर। तो बेसिकली हम स्टार्ट तो बैकएंड से ही करेंगे, क्योंकि वही आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीजें हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमारा। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट को आप पैकेज बोल सकते हो, ठीक है, कि हम यहाँ पर अपना खुद का पैकेज बना रहे हैं। अब वो पैकेज बनेगा कैसे, पैकेज बनाने के लिए आपके पास एक कमांड लाइन टूल हमने इंस्टॉल किया हुआ है, एनपीएम, इसकी हेल्प से कर बनाएंगे, ठीक है। एनपीएम का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। तो हमने यहाँ पे लिखा था npm init-y। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल जनरेट होगी। अब ये हमारा एक पैकेज हो जाएगा। जैसे ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल यहाँ आ जाती है, तो हमारा ये पैकेज हो जाता है। और मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। देखो इस पैकेज का नाम क्या होगा, वाइट कोडल नोड.जेएस क्लासेस, जो कि कहाँ से आया, बाय डिफॉल्ट ये जो नाम है हमारे फोल्डर का नाम ले लेता है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे। एक तो आप डायरेक्टली यहीं से एडिट कर सकते हो, या फिर आप यहीं यहाँ पे अगर -y नहीं लिखोगे टर्मिनल पे और एंटर करोगे, ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछेगा कि आपको पैकेज का नेम क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं भरनी है, ऑटोमेटिकली सब जनरेट हो जाता है। आप सिंपली -y लगा देना यहाँ पर, तो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये पैकेज का नेम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहो डाल सकते हो, मेन फाइल हमारी कौन सी होने वाली है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो इससे तो बन गया हमारा पैकेज। अब पैकेज के अंदर दो तीन चीजें और होती हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। नेम का मतलब नेम है हमारा, वर्जन का मतलब जो करंट वर्जन है हमारा वो है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, मेन फाइल हमारी index.js है। स्क्रिप्ट क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, वेट ए मिनट। और ये कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। ऑथर का मतलब आप खुद का नेम यहाँ पे डाल सकते हो। लाइसेंस का मतलब आप यहाँ पे लाइसेंसेस डाल सकते हो। अब यहाँ पे आती है एक चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो मैंने कल यहाँ पे टेस्टिंग के लिए बहुत सारी ऐड कर दी थी, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये, ठीक है। हमने कल इंपोर्ट की थी नोडमोन, एक डिपेंडेंसी npm.js की वेबसाइट से इंस्टॉल की थी। हम चलते हैं यहाँ पर npm.js से, ठीक है। तो यहाँ इस वेबसाइट से हमने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी नोडमोन, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन हमने एक गलती कर दी है कल, ठीक है। गलती तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए वो हमने फॉलो नहीं किया। तो मैं बताता हूँ प्रॉपर तरीका क्या है। एक्चुअली में जो डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंसी का मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट इन पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब हम इसका कोड भी यूज लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन
एक्चुअली में जो नोडमोन है ना, इसे हम सिर्फ हमारे कोड को जब हम डिबग कर रहे हैं या फिर हम अभी चला रहे हैं, सिर्फ कोड बनाते टाइम इसे यूज में लेंगे। जब हम इसे डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय का मतलब है जब इसको मतलब हम सर्वर पे डाल देते हैं, रन कर देते हैं पूरा, तब हमें नोडमोन की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिपेंडेंसी है नोडमोन, ये एक डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी है। डेवलपमेंट की मतलब अभी हम जब डेवलप कर रहे हैं, जब डेवलप हो जाएगा तो वो डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी का कोई काम नहीं रहेगा, तो उसे हम यूज नहीं लेंगे। तो बेसिकली जो ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल होनी चाहिए थी वो डेवलपमेंट में होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी मेन फाइल के अंदर हो गई है। तो हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, npm आई लिख दो या इंस्टॉल लिख दो पूरा, जैसी आपकी मर्जी। मैंने आपको कल बताया था कि आई का मतलब इंस्टॉल ही है, यहाँ पे शॉर्टकट है। और मैं यहाँ लिखूंगा नोडमोन। इतना तो हमने कल लिखा ही था। इसके साथ में अगर हमारी डिपेंडेंसी डेवलपमेंट की होने वाली है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 बार लगाना है डैश, फिर लिखना है सेव, फिर डैश, फिर DEV। ठीक है, कमांड मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, अभी के लिए देख लीजिए। npm i जो पैकेज का नेम है वो 2 बार डैश सेव डैश dev। ठीक है, dev का मतलब होता है डेवलपमेंट। अब मैं एंटर करता हूँ इसे, तो कुछ तो प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी। और देखो अभी क्या हुआ, जो मेरी डिपेंडेंसी थी वो चेंज हो गई है डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। ठीक है, अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं एक डिपेंडेंसी और ऐड कर दे रहा हूँ, जो कि डेव वाली नहीं होगी, नॉर्मल डिपेंडेंसी होगी। और बाद में मैं उसे हटा दूंगा ताकि मैं ये फाइल आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो मैं कोई भी कर देता हूँ यहाँ पर npm install .env कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारी फाइल में package.json की फाइल में हमारे पास 2 तरह की डिपेंडेंसीज हैं। एक तो ओरिजिनल डिपेंडेंसी है और एक डेव डिपेंडेंसीज है। डेव डिपेंडेंसीज का मतलब है ओनली डेवलपमेंट में हमारे काम में आने वाली। डिपेंडेंसीज का मतलब है कि पूरे प्रोजेक्ट में हम इन डिपेंडेंसी को यूज लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ डिपेंडेंसी की बात। लाइसेंस को तो अभी आपको छेड़ना नहीं है। लाइसेंस तो मतलब हम जब डिप्लॉय करते हैं तो तब डालना होता है लाइसेंस। ये इसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, वहां पे देख लेना कि अलग अलग तरह के लाइसेंसेस होते हैं। आगे चलते हैं, अब आती है हमारी स्क्रिप्ट। ठीक है, मेन डॉट जेएस को छोड़ो, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। यहाँ पे तो आप चाहे मेन डॉट जेएस लिख सकते हो, कोई सी भी फाइल करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेन चीज है हमारी स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या है कि हमें क्या करना होता है, कई बार डायरेक्टली हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल को चलाने की जगह पे कुछ स्क्रिप्ट चलानी होती है। अब वो क्यों चलानी होती है, कुछ रीजंस होते हैं उनके, जो कि आपकी आगे की क्लासेस होंगी तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन अभी जहाँ जहाँ पर ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट का एक नाम देना होता है। सबसे पहले नाम दिया मैंने, और जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो यहाँ लिख देनी होती है। और इस स्क्रिप्ट को चलाने के लिए जो भी आपने नाम दिया है, DEV जो आपने लिखा है, आपको क्या करना होता है, इसको npm की हेल्प से चलाना होता है। क्योंकि ये package.json की फाइल है तो ये मैनेज भी किससे होगी, पैकेज मैनेजर से। और पैकेज मैनेजर कौन है हमारे यहाँ पर, npm। तो हम npm से ही स्टार्ट करेंगे, npm। और अगर हमें अपनी स्क्रिप्ट चलानी है तो हमें यहाँ लिखना होता है रन, और इसके बाद जो भी आपकी स्क्रिप्ट का नेम है वो लिखना होता है। तो स्क्रिप्ट का नेम है DEV dev। डेव मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये डेवलपमेंट में हम जिसको चला रहे हैं। अगर मान लो कि हम डायरेक्टली चलाना चाहते हैं तो मान लो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लाइक स्टार्ट मैंने किया, एक और कर कमांड मैंने बना दी है, और यहाँ पे मैं नोड मोन से चलाने की जगह डायरेक्ट नोड से चला देता हूँ। ठीक है, नोड डॉट। नोड मोन से चलाने का मतलब है कि हम सेव करेंगे तो कोड वापस से कंपाइल हो जाएगा, वापस स्टार्ट हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। और स्टार्ट करेंगे तो हमारा नोड से चलेगा, तो हमें इसे बार बार से कंपाइल करना होगा। ठीक है, तो देखो npm रन डेव से किया मैंने, तो मेरा नोड मोन से चल रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है नोड मोन। ठीक है, और अगर मुझे इसे npm रन स्टार्ट से चलाता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये डायरेक्टली देखो जैसा मेरा नॉर्मल नोड से चलता था वैसे ही चला है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट्स डाल सकते हैं। अभी के लिए आपकी स्क्रिप्ट्स का ऐसा कोई काम है नहीं, लेकिन अभी मैंने समझा दिया थोड़ा बहुत, आगे आपको जब काम में आएगा तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी package.json की फाइल। अब चलते हैं कि package.log कहाँ से आ गई है और नॉन मॉड्यूल्स कहाँ से आ गई है। अब ये जो 2 फाइल है ना, ये आती कब है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ये तो फोल्डर है हमारा, और ये जो फाइल है पैकेज लॉग, ये फाइल है और ये फोल्डर है, ये आती कहाँ से है और कब आती है। देखो
जब भी हम हमारे पैकेज के अंदर, ये पूरा का पूरा पैकेज है हमारा, इस पैकेज के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, तब हमारा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनता है। अब मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। होता क्या है, आपका जो भी पैकेज है, ठीक है, मान लो हमने npm.js की वेबसाइट पे गए हम, जस्ट मिनट, और नोड मोड का पैकेज था हमारा, इसको खोला, इस पैकेज को इंस्टॉल किया, तो ये पैकेज कहाँ इंस्टॉल होने वाला है, ये पैकेज नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर इसका कोड चला जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे उस कोड के अलावा भी बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। नोडमोन तो है ही, देखो ये रहा नोडमोन, और ये फोल्डर है और इसके अंदर इसका पूरा कोड है। लेकिन इस कोड के साथ यहाँ पे और भी फोल्डर है। अब ये कहाँ से आ गए, तो होता कुछ ऐसा है कि ये जो पैकेज है नोडमोन, ये जो नोडमोन पैकेज है, ऐसा है कि ये पैकेज भी, नोडमोन भी किसी और डिपेंडेंसी को यूज ले रहा हो। जैसे हम नोडमोन यूज ले रहे हैं, नोडमोन हो सकता है कोई दूसरी डिपेंडेंसी यूज ले रहा हो। और चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसी की वेबसाइट पे यहाँ पे 10 डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो ये इन डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी डेव डिपेंडेंसी, दो तरह की डिपेंडेंसी यहाँ पर, डेव डिपेंडेंसीज और डेवलपमेंट की डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की हमारे पास डिपेंडेंसी हैं। और अब एक बात और सोचो, मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो डिपेंडेंसी है, चौकीदार जो भी लिखा है या फिर डिबग जो भी लिखा है, ये जो डिपेंडेंसी है, हो सकता है कि ये जो डिपेंडेंसी है ये भी किसी और डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड हो। तो एक चेन की तरह होता है, मतलब एक कोड हमारा किसी दूसरी डिपेंडेंसी किसी तीसरी डिपेंडेंसी के ऊपर हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सारी डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर अटैच होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी जो भी डिपेंडेंसी होगी वो सारी की सारी इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब चलते हैं और भी अच्छे से समझाता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर। अब ये जो डिपेंडेंसी हो तो गई यहाँ पे इंस्टॉल, लेकिन ये मैनेज कैसे हो रही है, ये हो रही है हमारी package-log.json वाली फाइल से। तो आप इस वाली फाइल को खोलोगे यहाँ पर, और मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हमारा जो मैन पैकेज है वो हमारा कौन सा है, बाइट कोडल नोड.js क्लासेस। ये कौन सी डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड है, ये आगे आएगा, ठीक है। देखो ये जो हमारा मेन पैकेज है, मेन जो पैकेज है, ये हमारा एक तो .env के ऊपर डिपेंड है और एक नोडमोन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और एक्सटर्नल भी यहाँ पर पैकेज हैं जो कि डिपेंडेंट हैं, वो कैसे हैं, जैसे कि नॉन मॉड्यूल्स EBBR, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि ये पैकेज भी किसी और के ऊपर डिपेंड हो, EBBRE, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज, तो ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, ठीक है, ये कोर पैकेज है। लेकिन आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर एनीमैच लिखा हुआ है। एनीमैच पे आप देखोगे कि डिपेंडेंसी लिखी हुई है। तो है क्या यहाँ पर कि एनीमेज हमारा इन दो डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे हमारी डिपेंडेंसीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको इतना सोचना नहीं है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैनेज हो जाता है। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हमारी डिपेंडेंसी की एक ट्री होती है। ट्री का मतलब कि कौन सी डिपेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड है वो होता है यहाँ पर, और इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। ये होगी बेसिक चीजें। ये मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझा दी कि नोड.js की जो फोल्डर स्ट्रक्चर होती है वो कैसे वर्क करती है। अब चलते हैं आगे। देखो अब हमारी इंडेक्स वाली फाइल खोल लेते हैं, और ये कोड तो हमने कल रन करके देख ही लिया था। अब हम कुछ बेसिक सेंटेक्स दिख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट के बेसिक सेंटेक्स दिखेंगे और डायरेक्टली हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं पूरी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। जैसे जैसे हमारा जो पार्ट काम आने वाला होगा, मैं वो कॉन्सेप्ट आपको पहले एक क्लास में बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा। इससे आपके लिए भी बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो तो आपको आनी ही चाहिए, और इंटरव्यू में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू में वैसे पूरी सारी ही चीजें पूछी जाएंगी आपसे नोड.js की, ऐसा नहीं है कि कुछ मिस कर दिया जाएगा, वहां पे कुछ भी बीच में से पूछ सकते हैं। तो अच्छे से आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, सॉरी वेरिएबल्स, बहुत तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मेन जो है तरीका वो है, 4 तरीके हैं, कॉन्स्ट, लेट, बार। अभी के लिए 3 ही पे ध्यान दो, बाकी के जो भी है मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा। अभी आपको 3 पे ही फोकस करना है। और भी डेटा टाइप है, ऐसा नहीं कि ये 3 ही है, इनके अलावा कौन से हैं वो मैं बता दूंगा। अब है कॉन्स्ट, बार और लेट, ठीक है, 3 है हमारे। तीनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ। कॉन्स्ट का मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि आपने C++ के अंदर भी इसको देखा होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबल होने वाला है हमारा कॉन्स्टेंट होगा। कॉन्स्टेंट से मतलब क्या है कि हम बाय मिस्टेक उसकी वैल्यू चेंज ना कर दें,
इसलिए, ठीक है। तो हमने अगर कांस्टेंट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने ए वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू मैंने 10 डाल दी है। अब इसके अंदर आप स्ट्रिंग, जेसन सब कुछ इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने डाल दी, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे ए लिख सकते हो। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। लेकिन अगर मैं नीचे इसके ए इज इक्वल टू 20 करता हूँ और ओवरराइड करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पे एक एरर आएगी, टाइप एरर, ठीक है। टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि आप ए वेरिएबल जो कि कांस्टेंट है उसके अंदर 20 इंसर्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू अपडेट कर रहे हो, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये तो कांस्टेंट है तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अब दो जो वेरिएबल है इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। एक होता है वार और एक होता है लेट, ठीक है। दोनों कुछ सेम तरीके से ही काम करते हैं, लेकिन वार और लेट का एक डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ आज। तो सबसे पहले देते हैं वार को, ठीक है, VAR। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, हेलो मैंने लिख दिया, और इसकी वैल्यू को मैं ओवरराइड भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो नहीं लगा हुआ है। तो मैंने मान लो ए की वैल्यू कर दी है वर्ल्ड। और अभी अगर मैं इसकी वैल्यू को कंसोल करता हूँ, कंसोल करने का मतलब है अपने टर्मिनल पे प्रिंट करता हूँ, तो आप गैस कर सकते हो कि क्या प्रिंट होने वाला है। हमारे पास प्रिंट होगा वर्ल्ड, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को कर दिया है अपडेट यहाँ, ठीक है। तो चलते हैं और टर्मिनल पे हमारे चला के देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो नोड डॉट में कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स की फाइल है, एंटर करता हूँ तो देखो मेरा वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। सेम अगर मैं इस वा को लेट कर देता हूँ और इस कोड को दोबारा से रन करता हूँ तो भी मेरे पास सेम रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अब दोनों का डिफरेंस है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो वार और लेट का बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि वार ग्लोबल वेरिएबल होता है एक, और जो लेट वेरिएबल होता है ये एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। मतलब क्या है ये, इस चीज का जो मैंने बोल दिया ब्लॉक स्कोप का, इसका मतलब ये है कि ये लेट वेरिएबल ओनली एक ब्लॉक के अंदर काम करेगा, और ये जो वार वेरिएबल है ग्लोबली काम करेगा हमारा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मान लो मैंने यहाँ लिखा वार और लिखा ए इज इक्वल टू 10, और मैंने यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा दी, इफ, और इफ के अंदर मैं डायरेक्टली ट्रू लिख सकता हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रू लिखने का मतलब है कि जैसे ही मैं ट्रू लिखूंगा यहाँ पर तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कंडीशन चलेगी चलेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट फास्ट लिखोगे तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, इतना ही होगा। तो कंसोल लॉग कर देता हूँ मैं ए को। अब देखते हैं, दोबारा से मैं अपने कोड को चलाता हूँ, रन करता हूँ, तो रिजल्ट मेरा पहले जैसे आने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है लेकिन मैं अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा आज और कल दोनों क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो देखो ए मेरा प्रिंट हो गया। ऐसे ही मैं अगर इसे लेट कर देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये प्रिंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। 10 मेरा प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस लेट को यहाँ से हटा दिया, इस वेरिएबल को, जस्ट सेकेंड, ठीक है। और मैंने इसे डाला इस वाले इफ के अंदर, ठीक है। और सेम ऐसे ही इस इफ स्टेटमेंट को कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट किया, और यहाँ से तो मुझे हटा देना है ए, क्योंकि मैंने ए ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, और आपको पता है कि वेरिएबल ओनली एक बार ही डिक्लेयर हो सकता है, बार बार आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ए को यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे कंसोल किया, और दोबारा से मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया लेकिन दूसरे इफ के अंदर इसे प्रिंट किया, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखो पहला जो मेरा ए था वो तो मेरा प्रिंट हो गया 10, लेकिन जो दूसरा ए था दूसरी इफ कंडीशन के अंदर ये प्रिंट नहीं हुआ मेरा, ठीक है। इसमें क्या आ गया, ए इज नॉट डिफाइंड। अभी हुआ क्या ये मैं बताता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट, समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस लेट वेरिएबल को किया वार और सेव किया, और अभी मैं इसे रन करता हूँ तो देखो अभी मेरे पास कोई भी एरर नहीं आई है, 10 और 10 मेरा प्रिंट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, अब समझाता हूँ। देखो जब हम बात कर रहे हैं वार वेरिएबल की, तो आप इसको कहीं भी डिक्लेयर कर दो अपनी पूरी फाइल के अंदर, आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इफ वाले ब्लॉक, ऊपर वाले इफ ब्लॉक के अंदर मैंने इसे डिक्लेयर किया, और नेक्स्ट जो हमारा इफ ब्लॉक है इसके अंदर मैंने एक्सेस कर लिया इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लेट में आप ऐसा नहीं कर सकते। लेट का मतलब है कि अगर आपने इस स्कोप के अंदर इसे यूज लिया है,
इसे डिक्लेयर किया है तो ओनली इस स्कोप के अंदर ही इसे यूज कर पाओगे, इससे बाहर यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो अभी के लिए अगर ए मुझे चाहिए इसके अंदर भी लेट से, तो मैं इसे वापस से इनिशियलाइज कर सकता हूँ, लेट वेरिएबल की खास बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट लेके ए लिख सकता हूँ और मैं डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे 20 कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 9। वापस से मैं अपना कोड रन करता हूँ तो आप देखोगे कि 10 और 20 मेरा प्रिंट हो चुका है। तो अब दोबारा से रिवाइज करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, लेट जो वेरिएबल होता है ओनली एक स्कोप के अंदर वर्क करता है। आपने अगर लेट वेरिएबल को किसी स्कोप के अंदर डाला है तो वो ओनली उस स्कोप के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे हम उस वेरिएबल को, उससे बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और एक वेरिएबल्स की खास बात ये होती है कि वो इनिशियलाइज ओनली एक बार होते हैं, लेकिन लेट वेरिएबल हमारा वो वेरिएबल है यहाँ पर कि हम इसे दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्कोप के अंदर ही काम करता है तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा इसका। तो हम दोबारा से इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे नेक्स्ट स्कोप के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक बार डिक्लेयर करें वार और दूसरे स्कोप के अंदर भी इसे यूज ले पाए, तो हम यहाँ से इस तरह से हटा सकते हैं और इसे हम वार कर देंगे। तो अब एक बार डिक्लेयर किया और दोबारा से मैं इसे इनिशियलाइज कर सकता हूँ, सॉरी दोबारा से इसे यूज ले सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा तीन तरह के जो वेरिएबल्स थे, वो कांस्टेंट, वार और लेट। ये तीन वेरिएबल है, ये तीनों आपको आने चाहिए अच्छे से, और नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे जब हम कोड लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि लेट मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था, दैट्स वाई यहाँ पर एरर आ रही थी, सॉरी, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर एरर आ रही थी। लेकिन क्या हो अगर मैं इस लेट वेरिएबल को इस वाले इफ के बाहर लिख दूं, ठीक है, मतलब पूरी फाइल के बाहर लिख दूं, ग्लोबली लिख दूं, तो क्या होगा? तो हमारे पास एरर नहीं आएगी, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो 10 और 10 मेरा रिजल्ट आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? अब एक स्कोप का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने ये जो कर्ली ब्रेसेस लगा दिया इसी स्कोप मान रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता यहाँ पर। स्कोप का मतलब होता है अगर आपने इस फाइल के अंदर इसे डिक्लेयर किया है, बाहर आउटसाइड कहीं पर भी, तो ये फाइल इसके लिए एक स्कोप होती है। इफ के अंदर कहीं डिक्लेयर किया है तो इफ जो ब्लॉक है ये एक स्कोप होगा इसके लिए। कोई फंक्शन के अंदर यूज लिया है तो वो फंक्शन एक स्कोप होगा इसके लिए। तो मतलब ये पूरी फाइल भी एक स्कोप हो सकती है। तो हमने क्या किया, पूरी फाइल में इसे डिक्लेयर कर दिया आउटसाइड, तो मतलब क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल हो चुका है, ये भी वार की तरह ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेट और वार का कुछ कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे यहीं पे रख दे रहा हूँ और ताकि मैं आपको कोड दे पाऊंगी। और अभी मैं चलता हूँ, दो तीन चीजें और बता देता हूँ मैं यहाँ पर। वैसे क्लास आज की एंड होने वाली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर फंक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला होता है नॉर्मल फंक्शन जो हम डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे किस तरह से फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वो आप सिंटैक्स एक बार देख लो। तो फंक्शन डिक्लेयर करने का मतलब है कि आपको फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए लिखना होगा सबसे पहले फंक्शन, जो भी आपकी फंक्शन का नाम होने वाला है वो, पैरेंथेसिस और ब्रेसेस, ठीक है, ये आपको लगाने होंगे। और इसके अंदर आप आपका कोई भी जो कोड है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो मैंने कंसोल लो ए लिखा है यहाँ पे, ए की जगह मैं यहाँ पर फू लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इस फंक्शन को यूज लेना है तो मैं सिंपली फंक्शन को कॉल करूंगा और फंक्शन मेरा रन हो जाएगा। ऊपर के कोड को कमेंट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये वाला कोड भी चल जाएगा नहीं तो। मैंने नोट डॉट किया, एंटर किया, तो मेरा फू यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अभी यहाँ पर ये तो हो गया एक तरीका फंक्शन डिक्लेयर करने का। एक दूसरा तरीका और है जो कि ऑलमोस्ट आज के टाइम में ज्यादातर वो सेकंड वाला जो तरीका है उसे यूज लिया जाता है, ये वाला मेथड यूज नहीं लिया जाता। तो देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका कुछ सिंपल सा है, देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया, इस कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इस फंक्शन को भी। अब आपको क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है सबसे पहले। क्या नाम था इस फंक्शन का, फू। तो इसी नाम से एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट भी लिख सकते हो, लेकिन फंक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं तो कॉन्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो और मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, फू, सॉरी फू, जो कि मेरे फंक्शन का नाम था वही। वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू पास करते हो तो वैसे ही आपको वैल्यू लगानी है। और अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आता है।
अब मैं यहाँ पर पहले क्या डाल रहा था, 10 डाल रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 डालने की जगह पर कुछ और चीज डालूंगा, जिसे देखो आप अच्छे से देखना सिंटैक्स को। यहाँ पे आपको लगाना है ब्रेसेस, सॉरी ब्रैकेट्स, इसके बाद आपको लगानी है एक एरो, और इसके बाद लगानी है आपको ब्रेसेस, ठीक है। और इसके अंदर आप आपका कोड लिख सकते हो। अब आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर लिखी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको यूज लेने में आपको मजा आएगा, ठीक है। मजा मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि स्टाइलिश लिख रहा है, दिख रहा है इसलिए हम यूज ले रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हम जब इस तरह से कोड लिखेंगे तो हम अपने कोड को अच्छे से रीड कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होगा। तो देखो क्या होता है, यहां से लेके यहां तक ये हमारा फंक्शन होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। मतलब इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है यहां से लेके यहां तक। हमने क्या किया, इस फंक्शन को नाम दिया, और उस फंक्शन का नाम क्या रख दिया, फू। अगर हम इसे कॉल करते हैं और रन करके देखते हैं तो इसका हमारे पास जो रिजल्ट पहले आ रहा था वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरो लगाने का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एरो क्यों लगाया हमने यहाँ पे। देखो होता क्या है, एरो लगाने से मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर दी, कोई भी फू। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पहले मैं कोड लिख देता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ, देन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा और फू को मैंने रन किया। तो अब होगा क्या, इस एरो लगाने से होता कुछ यूं है कि इसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो इस फंक्शन से रिटर्न हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से एरो रिटर्न होगा। रिटर्न होगा का मतलब क्या है कि जब भी मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, फू, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो मैंने फंक्शन को इसके अंदर कॉल किया, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गई ये स्ट्रिंग इस कंसोल लॉग के अंदर। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो आप तो आप सिंपली एक दूसरा वेरिएबल बना लो और यहाँ पे लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, डाटा लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल किया तो यहाँ पे मेरा फू उठ के आ जाएगा और वो डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उस डाटा को मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट आ गया है यहाँ पर फू। ये कुछ बेनिफिट होता है हमारे एरो फंक्शन का कि अगर कोई सिंगल वैल्यू हमें पास करनी है तो हम सिंपली उसे पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोड आपका बड़ा है तो आप ऐसे ब्रैकेट्स लगाओगे और यहाँ पे कोड आपका लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी ही चीज अगर हमें इस फंक्शन के साथ करनी होती तो कैसा करते हम, हमें ऐसा लिखना होता, फंक्शन